अब हम कुछ बात करेंगे हेल्थ के हवाले से, जो कि बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इज़ एक्चुअल वेल्थ। और बहुत सारे लोग हैं जो कि ज़हनी तनाव का शिकार होते हैं, परेशान रहते हैं। और अभी हाल ही में एक WHO की रिपोर्ट भी आ गई है जिसमें बताया गया कि तकरीबन 15 साल से लेके 29 साल की एज के 70% पाकिस्तानी जिनमें सुसाइडल जो केसेस हैं उनकी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं? मुआशी हालात अपनी जगह पर, ये जो ज़हनी फ्रस्ट्रेशन है या स्ट्रेस है, इसका हल ज़ाहिर है एक माहिर नफ्सियात ही कर सकता है, साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत बुरी बात है, ये एक टैबू बना हुआ है कि वो लोग जिनको कुछ ज़हनी प्रॉब्लम होता है वो ये समझते हैं कि शायद अगर मैं किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाऊंगा तो लोग मुझे पागल करार दे देंगे और बोलेंगे तुम तो पागल हो गए हो, तुम तो पागलपन के डॉक्टर के पास जाते हो। तो ये जो तासुर है ये आखिर कब खत्म होगा? अब दुनिया बड़ी एडवांस हो गई, अब ना हम उस पत्थर के दौर में है, ना अभी वो ब्लैक एंड वाइट टीवी चल रहे हैं। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, ट्यूटोरियल्स होते हैं, जगह जगह टिकटॉक्स पे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जो लोगों को गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद इन केसेस का बढ़ना, इसकी क्या वजह है? इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मुझे माहिर नफ्सियात हैं डॉक्टर शफीक यासिन साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब। मुझे ये बताइएगा कि मैंने अभी पूरी डिटेल बताई है कि आखिर क्या वजह है कि सब कुछ अब इतना है कि क्लिक पे है, उसके बावजूद साइकेट्रिस्ट के पास जाने से लोग कतराते हैं। शायद हम डराने लगते हैं लोगों को। डराने लगते हैं नहीं, वो बस प्रेफर करते हैं जी बाबा हो, कोई दाढ़ी शाड़ी हो, जो हाथ में कुछ रखा हो तो वो फूक फाक के इलाज करें तो उनके पास जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, लोगों को आई थिंक ये समझ नहीं है कि साइकेट्रिस्ट बनने के लिए पहले डॉक्टर बनना पड़ता है, MBBS करना पड़ता है, सर्जरी, मेडिसिन, अदर स्पेशलिटीज़ आप करते हैं, फिर साइकेट्री कर बाद में आती है। पहले तो MBBS करके आप हाउस जॉब कर रहे होते हैं, उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप करके फिर मज़ीद 5 से 7 साल एटलीस्ट पढ़ते हैं, तब साइकेट्री की डिग्री मिलती है। तो साइकेट्री करना और एक लंबा प्रोसेस है। By the time you become a good psychiatrist, consultant psychiatrist, you are 32 to 35, आप 35 साल के हो चुके होते हैं। सही। तो वो ऐसी डिग्री है कि वो ऐसे आपने आराम से नहीं लेनी, उसके लिए आप प्रोसेस से गुजरते हैं पढ़ाई के। बिल्कुल। आप रजिस्टर्ड होते हैं PMDC से या बाकी ऑर्गेनाइजेशन से जो आपको अकाउंटेबल होते हैं, आपके भाई मैंने कोई गलत फैसला किया तो आपकी पूछगछ होगी। सही। ठीक है ना? तो लोग ऐसी जगह जाने के बजाय ऐसी जगह पे चले आते हैं जहाँ वो खर्च भी ज़्यादा करते हैं, गैर मेयारी दवाइयाँ जो कि पाउडर की फॉर्म पे वो लोग दे रहे होते हैं, जो कि कहते हैं आप हम दम कर रहे हैं, ये पाउडर खा लें, थोड़ा चख लें तो आपको सुकून मिलेगा। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो मुझे 5 गोलियां दिखाते हैं ऐसी टैबलेट्स की जो 4 से 5 रुपए की हैं, जो कि जहाँ बाबा के पास गए थे उन्होंने 5,000 रुपए दम किया था, सिर्फ दम किया था, और सुकून मिल जाता है उन टैबलेट से। वही दवा मैं भी दूंगा तो सुकून जरूर मिल जाएगा। वो एंजाइटी खत्म करने की मेडिसिन होंगी, वो उनको किसी ने बाबा जी को बता दी होंगी, वो कूट कूट के लोगों को दम करके वो महंगे दामों दे रहे होंगे और लोग सुकून महसूस कर रहे हैं तो वो उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन अच्छा, मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब, चूंकि आप ज़ाहिर है ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी काउंसिल का हिस्सा भी हैं, आयरलैंड में, UK में, यहाँ भी केसेस में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर जो केसेस इतने रिपोर्ट हो रहे हैं ज़हनी मसाइल के, वो किस किस्म के हैं? मतलब कैसे पेशेंट्स आते हैं आपके पास? देखिए, फ़र्क है, लेकिन मेजर फ़र्क जो है वो अवेयरनेस का है। मैं समझता हूँ वहाँ पे अवेयरनेस है। लोग जब साइकेट्रिस्ट के पास आते हैं उनको अंदाज़ा होता है बीमारी से गुजर रहे हैं, वो बेसिकली डिप्रेशन के सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं या साइकोसिस के सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं, उनको अवेयरनेस होती है। वो सिर्फ बाबाओं के पास नहीं जाते बाहर, वो बेसिकली पहले से काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं अपनी बीमारी के हवाले से। दूसरा ये है कि वो अच्छे सवालात करते हैं, पूछते हैं सेंसिबल सवालात, और उनकी कंप्लाइंस, वो आते हैं डॉक्टर के पास, ये नहीं एक दफ़ा आए और फिर उसके बाद कहते हैं अब हम ठीक महसूस करें, अब ज़रूरत नहीं है, या फिर यही दवाई खाते रहें, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके भी बड़े नुकसान आते हैं। डॉक्टर एक दवाई देता है ये सोच के देता है कि वो कुछ दवाइयाँ बाद में बंद कर देगा, दूसरी दवाइयों को एडजस्ट करके डोज बढ़ाएगा और इतने अरसे के अंदर ये दवाइयाँ कंप्लीट हो जानी चाहिए कोर्स। अगर सही तरीके से दवाई ना ली जाए और बाद में डॉक्टर के पास अब नहीं जाते, तो बेसिकली होता ये है कि आप अपने जिगर, गुर्दों पे ज़्यादा मुज़र असरात उसके आ सकते हैं, क्योंकि दवाई अननेसेसरीली आप ज़्यादा इसका भी ये होता है इन मेडिसिन का भी कि इसमें भी कोर्स मुकम्मल करना होता है। और सेकेंडली कुछ लोग इस चीज़ से भी डरते हैं कि अगर हमने कोई इस तरह की दवा स्टार्ट कर दी तो फिर हमें वो लाइफ टाइम खाना पड़ेगी, तो लोग इस चीज़ से भी डरते हैं कि नहीं बेहतर है मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊँ।
देखिए तकरीबन 30 to 40% केसेस में ये बात सच है कि शायद दवाइयाँ लाइफ टाइम भी खानी पड़ें, लेकिन इसी तरह है, मैं लोगों से कहता हूँ कि जैसे किसी को शुगर की बीमारी हो गई, डायबिटीज़ हो गई, और अगर वो एक दवाई पर हैं और जब दवाई बंद कर दें अगर लेना, तो शुगर वापस से बढ़ जाती है। अगर कोई ब्लड प्रेशर की दवाई पर है, ब्लड प्रेशर की दवाई बंद कर दें तो ब्लड प्रेशर फिर कंट्रोल नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नफ्सियात के साथ भी ये मसला है कि दिमाग जो है ना, एक ऑर्गन है, उसके अंदर केमिकल्स हैं, डोपामीन है, सेरोटोनिन है, नॉरड्रेनालिन है, ये वो केमिकल्स हैं जिसके इम्बैलेंस की वजह से नफ्सियात के मसले होते हैं, सोचों के मसले होते हैं। और ये इम्बैलेंस होता कैसे? ये इम्बैलेंस होने की बहुत सी वजूहत है। कुछ तो जेनेटिक्स हैं, फैमिली में कोई बीमारी आई, जैसे कि हार्ट की बीमारी है, वो भी कहते हैं फैमिली में, बिल्कुल, डायबिटीज़ भी फैमिली में रन कर सकती है। इसी तरह नफ्सियात की बीमारी भी फैमिली में रन कर सकती है। दूसरा स्ट्रेसेस, हमारी ज़िंदगी में जो स्ट्रेस है या हम जिस तरह से ज़िंदगी को ले रहे हैं, क्या पता स्ट्रेस ना हो लेकिन हम ज़्यादा उसको बड़े प्रॉब्लम समझ रहे हों, तो वो स्ट्रेस भी जो है ना इन न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस की इनकरेक्ट होने की बड़ी वजह बन जाती है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने अभी स्टार्ट में बताया कि तकरीबन 15 to 29 ईयर्स के यंगस्टर्स जिनमें ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं सुसाइड के, उसकी वजह आप क्या समझ रहे हैं? अगर पाकिस्तान के हालात को देखा जाए या फिर जो केसेस आपके पास आते हैं जो इस एज ग्रुप के होते हैं, क्या वजह है? देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारी यंग जनरेशन जो है ना, पहले तो मैं ये बात करूँगा कि होता क्या, सुसाइड क्यों इस पॉइंट पे इंसान पहुँचता है। देखिए डिप्रेशन के 4-5 कंपोनेंट्स हैं। उसके एक कंपोनेंट कॉग्निटिव कंपोनेंट है, सोच के हवाले से। उसमें जो है ना पेसिमिज्म, नेगेटिव सोचना, नाउमीदी फ्यूचर के बारे में, कि नाउमीद हो जाना, गिल्ट और ब्लेम, कि हम सोचते हैं कि यार हमने ये चीज़ें गलत फैसले किए। ये एक वो पॉइंट है जिसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यार ज़िंदा रहने का क्या फ़ायदा, या फिर ख़ुदकुशी के ख़्यालात आ जाना। तो होता ये कि यंग जनरेशन अनफॉर्चुनेटली हमारी बहुत उस पॉइंट पे पहुंच रही है जहां उनको आगे चीज़ें नज़र नहीं आ रही। अगर वो पढ़ रहे हैं तो उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि हमारी एम्प्लॉयमेंट कैसे होगी, आगे फ्यूचर क्या है, शादी अगर यंग एज में हो गई, उनकी बच्चे हो गए तो वो कैसे गुजारा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। यंग ऐसे लोग हैं जो कि इतने डिसअपॉइंट हो गए कि नशे की तरफ और ड्रग्स की तरफ चले गए। तो ये वो हालात हैं जो बाकी कंट्रीज में तो नहीं है। वहाँ पर एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट की बेसिक नेसेसिटीज एटलीस्ट उनके लिए अवेलेबल है, और अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं भी है तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स है, उनके लिए हाउसिंग अवेलेबल है, उनके लिए फ्री एजुकेशन अवेलेबल है, फ्री हेल्थ एजुकेशन। तभी तो पाकिस्तानी बड़ी तादाद में यहाँ से जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएगा कि अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना चाहते हैं तो उसके लिए वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपकी नज़र में इजीली की जा सकती है और हमें करनी भी चाहिए? पहली चीज़ तो ये कि आई थिंक अपनी चादर से ज़्यादा पाँव नहीं फैलाने, क्योंकि ये भी बहुत हो रहा है कि देखा देखी में कई लोग ज़्यादा अखराजात उनके बढ़ते जा रहे हैं, जितनी उनकी इनकम है शो ऑफ के चक्कर में उसमें फिर स्ट्रेस आता है। अगर वाइफ कहती है यार मुझे ईद पे इतने जोड़े चाहिए, हस्बैंड बेचारा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, यहाँ वैसी ट्रांसपोर्ट और बाकी नेसेसिटीज़ जो है ना महंगी होती जा रही हैं, एंड में बच्चों की एजुकेशन है और दूसरी चीज़ें हैं, तो वो आपको एक अच्छे बजट के हिसाब से चलना ज़रूरी है। बहुत सही बात की आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उससे बहुत से स्ट्रेसेस कम हो जाएंगे। मैं समझता हूँ अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। मैं बेसिक बातें कर रहा हूँ, हम लेट सो रहे हैं, हम सही टाइम पे नहीं जाग रहे हैं, बड़े उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं। स्पेशली ट्रेंड देखा है कि रातों में जागना और दिन में सोना, ये यंगस्टर्स का तो मैंने ये आदत देखी है उनमें, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज का कोई खास मुझे नहीं सिस्टम नजर आया कि कोचिंग सेंटर्स जाते हैं बच्चे, सारी रात जागते हैं। क्योंकि मैं 15 ईयर्स से अबव की बात करी हूँ कि उसके बाद फिर कॉलेज लाइफ शुरू हो जाती है और पूरा दिन सोते हैं, और मुझे बड़ी हैरत होती है, हम तो ऐसे नहीं थे। बिल्कुल, और उससे बहुत सी नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हो रही हैं। देखिए विटामिन डी भी आपका डिप्लीट हो रहा है, आप सूरज की रोशनी में नहीं निकल रहे हैं, आपके मेलाटोनिन लेवल्स बिल्कुल आउट है, इमोशनली आप जो है ना बायोलॉजिकली भी, ऑर्गेनिकली भी और एनवायरमेंटली भी, तीनों लेवल्स पे आप सही नहीं है। इसलिए कि आप जब सुबह नहीं उठेंगे, आपका असल टाइम जो प्रोडक्टिव टाइम है वो सुबह से शाम तक का है, वो आपने मिस कर दिया। बाय द टाइम आप उठ रहे हैं शाम को या 4 बजे 3 बजे, तो उसके बाद का बचता ही क्या टाइम है प्रोडक्टिव टाइम, फिर रातों का आप दोस्तों के साथ इधर उधर निकल जाएँ, तो जो काम का टाइम है वो आप मिस कर रहे हैं। अब मैंने जो बाहर के मुल्कों में देखा है, फजर के टाइम पे उड़ जाते हैं, पीक आवर्स जो उनके ट्रैफिक के होते हैं अर्ली मॉर्निंग के होते हैं, बाय द टाइम 6 बजते ही हैं और 5-6 बजे पीक आवर्स अगेन शुरू हो जाते हैं, लोग घर आ जाते हैं, सो जल्दी जाते हैं। तो जो इस्लाम कहता है कि इशा के बाद आप सो जाएं और सुबह सुबह उठ के काम पे जाएं, वो सब वेस्ट कर रहा है। उनकी कामयाबी का राज भी यही है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी एक वजह है कि हम यंगस्टर्स में देखिए पिछले दिनों
कितने केसेस थे कि गेम खेलने से पेरेंट्स ने मना किया तो बच्चे ने खुदकुशी कर ली, या फिर घर में आके फायरिंग कर दी, माँ को भी कत्ल कर दिया, बहन भाइयों को भी कत्ल कर दिया। ये गैजेट्स ने भी बड़ा काम खराब किया है कि ऑनलाइन बैठे घंटों घंटों गेम्स खेलते रहते हैं, फिर वो जो एग्रेशन आता है ना गेम्स की वजह से, वो भी बहुत चीज खराब कर रहा है। बिल्कुल, देखिए सोशली वैसी फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी है, यंगस्टर्स में बहुत फ्रस्ट्रेशन है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जो गेम्स हैं उससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, बड़े एग्रेसिव गेम्स आ गए हैं जो लड़के यूज़ कर रहे हैं आजकल। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो सब्सटेंस यूज़ का है, हैश, कैनबिस, अफीम, हेरोइन, क्रिस्टल, आइस, एम्फेटामीन, ये वो ड्रग्स हैं जो पूरी नेशन को तबाह कर रही हैं। बिल्कुल सही ऐसे पेशेंट्स, अभी 3 पेशेंट्स रिसेंटली ऐसे आए हैं जिन्होंने अपने गले काटने की कोशिश की या किसी फैमिली के गले काटने की कोशिश की है, क्योंकि वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिस्टल और आइस थे। ओह माय गॉड। तो एक पेशेंट तो मेरे पास आया था जो अपनी बीवी पे शक कर रहा था कि ऊपर छत से आवाज़ आती है रात को कि तुम्हें कोई मिलने आता है, तो कहता है मैं जो है ना तुम्हें मार दूंगा, ये कौन रात को तुम्हें मिलने आता है। फिर कहता जब मेरे को दिखाने के लिए लाया उसको, कहता आई हैव एविडेंस कि मेरे पास सबूत है कि उसके रात को कोई मिलने आता है, लेकिन उसको वो डिलीट कर दी थी सुबह उठ के मेरी वाइफ। तो वो फिर दाखिल हुआ, ऑब्वियसली वो ड्रग्स का असर था। जब वो लेकर उसको आए थे, उसके गले पे इतना बड़ा निशान था छुरी का गर्दन पे, वो अपनी गर्दन को काटने की कोशिश कर रहा था कि मैं अपनी बीवी को, बच्चों को तो नहीं मार सकता, अपने आप को ख़त्म कर देता हूँ। बाय द टाइम ही गॉट बेटर, वो दाखिल हुआ, अभी माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर है। कल ही उसको मैंने रिव्यू किया था, वाइफ बहुत खुश थी और अभी वो ड्रग्स नहीं ले रहा। सारी वो सोचे चले गई, वो कह रहा, वो खुद मान रहा था कि इस सोचे जो है ना एम्फेटामीन की वजह से थी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी जो कि मैंने बहुत ऑब्जर्व की है, बहुत सारे लोग रिहैब्स में जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वो फिर इस चीज़ को शुरू कर देते हैं, और उनके घर वाले इस वजह से फिर उन पे इन्वेस्ट नहीं करते कि इसने तो फिर वही काम करना है, तो बेहतर है कि इसका इलाज ना कराया जाए। बिल्कुल, उसके लिए ज़रूरी कि उनकी मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग की जाए बाय द टाइम वो। लेकिन रिहैब के 2 एस्पेक्ट्स हैं, किसी को नशा छुड़ाना है, फिजिकल विड्रॉल्स और साइकोलॉजिकल विड्रॉल्स में बहुत फ़र्क है। फिजिकल वो होता है कि जो 14 से 21 दिन के अंदर आपकी ड्रग्स आपके सिस्टम से निकल गई, डिटॉक्स ट्रीटमेंट किया, आपकी फिजिकल तलब ख़त्म हो गई, जो दर्द होता है मछली की तरह इंसान तड़पता है, एंजाइटी बहुत बढ़ जाती है, ये सब चीज़ें ट्रीट हो जाती हैं दवाइयों से। फिर जब बाय द टाइम वो जाता है रिहैब से तो वो ड्रग फ्री होता है, उसके अंदर वो तलब नहीं होती नशे लेने की, लेकिन साइकोलॉजिकल तलब जो है ना वो रहती है, साइकोलॉजिकल तलब रहती है। वो उन दोस्तों में मिलेगा, कहीं ना कहीं एक ऐसा मौका आ जाएगा कि वो कहता है यार एक दफ़ा तो ट्राई कर लो। परमानेंट सेशंस कुछ अरसा लेने चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए, कम से कम 6 महीने से साल तक दवाइयाँ भी लेनी चाहिए और काउंसलिंग भी होनी चाहिए। और प्लस नज़र रखनी बड़ी ज़रूरी है कि वो उन दोस्तों में ना मिले, उस इन्वायरमेंट में ना जाए, ऐसी कोई गलती ना कर ले कि फिर वो नशा करना शुरू कर दे। मैं खुद मतलब विटनेस हूँ, मैंने एक ऐसा केस देखा था अपने इर्द गिर्द ही कि जिसमें वो बच्चा जिसको कि ये इसकी अल्कोहल की एडिक्शन हो गई थी, और उसने अपने घर में बोला कि मैं सुबह आपको एक सरप्राइज दूंगा, और सुबह उसकी डेथ हो गई। उसने उसका इतना एक्सेसिव यूज किया, आई डोंट नो, मतलब कुछ दायरा उसको हुआ होगा, तो लोग इस हद तक चले जाते हैं। गैदरिंग बहुत काउंट करती है, तो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों पर गहरी नज़र रखें कि वो किन के साथ बैठ रहे हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं, दूर दूर हैं, किस वजह से हैं। कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान। अच्छा आखिर में मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब एक छोटी सी बात और, ये जो ओवर थिंकिंग की आदत है जो कि मोस्टली पाकिस्तानियों की, ये ना हो जाए कि ये हो गया तो ये ना हो जाए, अब पढ़ लिया तो नौकरी कैसे मिलेगी, क्या होगा, इस पर मुझे फाइनली आप बताएगा कि क्या इसका हल क्या है। देखिए बात ये है कि या तो हम फ्यूचर में ज़िंदा रहते हैं या पास्ट में, हम प्रेजेंट में क्यों नहीं रहते हैं। देखिए जितनी ज़्यादा परेशानियाँ आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, एप्रीहेंशंस हैं, वो बड़ी नेगेटिव हैं। तो उसका सही तरीका ये है कि आप बेसिकली अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना सीखें। काश ये तरीका पाकिस्तानियों को आ जाए। थैंक यू डॉक्टर शफीक यासीन, आप मेरे साथ मौजूद रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा है, आपने बड़ा प्रिसाइजली मुझे सभी चीज़ों के बारे में बड़ा अच्छा गाइड किया। होप सो आपको भी बहुत कुछ समझने सीखने का मौका मिला होगा। सब्सक्राइब